हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की लेक्चर में हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पढ़ेंगे। इसका जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़े थे और उसमें जो भी सारा फैक्टर फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इफेक्ट करता है उन सारे चीज़ों को हम इसके जो प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे देख लिए थे। तो आज की लेक्चर में हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को पढ़ेंगे और उसका अगर कुछ न्यूमेरिकल हो सकता है तो आज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां पे न्यूमेरिकल करेंगे और कॉम्पटन इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। और आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये जो है ये किसके ऊपर बेस है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस है। ये जो इक्वेशन है ये हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस है ना। ये जो इक्वेशन है हमारा ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस है। और इसमें क्या हुआ था, आइंस्टाइन ने जितने भी सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर या फिर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को लेकर जितना भी सारा चीजों को समझाया था, जो भी सारा लॉ दिए थे, उन सारे चीजों को वो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन किए थे। किसके बेसिस पे किए थे? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे उन सारे चीजों को एक्सप्लेन किए थे। तो एक्चुअली ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है क्या, ये बोलता क्या है? इसको हम पहले लेक्चर में पढ़े थे कि प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है क्या, कि जब भी कोई एनर्जी इंसिडेंट होता है तो एनर्जी किस फॉर्म में रहता है? डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है। वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहता है। वो किस फॉर्म में रहता है? डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है। वो डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में नहीं रहता है? कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहता है। वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहता है, डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है। तो ये जो है ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी बोला जाता है इसको, कि जो एनर्जी होता है वो डिस्क्रीट फॉर्म में रहता है और कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहता है। और ये जो एनर्जी होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ईच डिस्क्रीट फॉर्म को, जो हर एक डिस्क्रीट फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। और उसका एनर्जी कितना होता है? इक्वल्स टू एस न्यू, जिसमें एच को हम प्लांक्स कांस्टेंट बोलते थे। एच को हम क्या बोलते थे? प्लांक्स कांस्टेंट बोलते थे। और न्यू क्या होता है? न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है उसका फ्रीक्वेंसी होता है न्यू, है ना। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए और जो इक्वेशन है उसको डिराइव करने के लिए आइंस्टाइन ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को लिया था और उसके बेसिस पे ही वो जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको एक्सप्लेन किए थे, है ना। तो पहले देख लेते हैं कि क्या था। कि एक मेटल सरफेस लिए थे, जैसे कि हम पहले लेक्चर में भी पढ़े हैं कि एक मेटल सरफेस लेंगे, वहां पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। और एक रेडिएशन को वहां पे हम इंसिडेंट कराएंगे। वहां पे क्या कराएंगे? एक रेडिएशन को इंसिडेंट कराएंगे जिसका एनर्जी एच न्यू है, ई है, ई इक्वल्स टू एच न्यू। तो वहां पे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये बाहर निकल कर आएगा और ये क्या करेगा? काइनेटिक एनर्जी गेन करके मूव करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और मूव करना स्टार्ट करेगा। ये जो एनर्जी इंसिडेंट करवाएंगे ये क्या होना चाहिए? वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए। ये जो एनर्जी है ये हमेशा वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, है ना। और वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन क्या होता है? कि जो एनर्जी लगता है इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकालने के लिए, जो मिनिमम एनर्जी लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो ये एनर्जी वर्क फंक्शन से अगर ज्यादा होगा तब जाके वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। मूव किसके लिए करता है? काइनेटिक एनर्जी के लिए मूव करता है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ था? जो एनर्जी हम देते हैं E इक्वल्स टू एच न्यू, ये जो एनर्जी है ये किस प्रकार से यूज होता है? ये जो एनर्जी इंसिडेंट एनर्जी है ये तो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा, ये एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस एनर्जी को ये वो लूज कैसे करता है?
लूज कैसे करता है? तो इसका कुछ पार्ट, ये जो ई है इसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन को मेटल के अंदर से बाहर निकालने में काम आएगा, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, है ना। इसका कुछ पार्ट एनर्जी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में काम आएगा, और कुछ एनर्जी, बाकी जो एनर्जी बच जाएगा वो किसके काम में आएगा? इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो ई का ई कितना है? ई इक्वल्स टू एच न्यू। हमारा वर्क फंक्शन क्या है? फाई और डब्ल्यू, जिसको हम, और फाई और ओमेगा, फाई और ओमेगा, जिसको हम एच न्यू नॉट में लिखते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हो गया ना। तो इसको हम एच को कॉमन लेकर न्यू माइनस न्यू नॉट लिख सकते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ एम बी स्क्वायर, है ना। और ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किस में लिखते हैं? मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे बी भी मैक्स हो जाएगा। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये जो है फॉर्मूला, इसको ही बोला जाता है क्या? आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये जो फॉर्मूला है इसको ही हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या? एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको हम आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। और एक तो चीज हम पढ़े थे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? वो पोटेंशियल जो कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको रोकने में काम आता है। मतलब जितना काइनेटिक एनर्जी है उतना अगर हम पोटेंशियल दे देंगे तो क्या होगा? हमारा जो उतना अगर हम एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा? हमारा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो रेस्ट में आ जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? देखो, हाफ एम बी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम बी स्क्वायर, ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये किसके बराबर होना चाहिए? ई बी एस एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के एनर्जी के साथ बराबर होना चाहिए, तब जाके होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू ई बी एस, जिसमें डी एस को हम क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो और हम ई वी जीरो भी लिखते हैं, ई वी नॉट ई वी जीरो ऐसे भी लिखते हैं। तो हम ई वी नॉट इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हैं। ये फॉर्मूला भी बहुत काम आता है न्यूमेरिकल में। हो गया। उसके बाद हमको क्या पता है? जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी होगा उसका कुछ वेवलेंथ होगा, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है? हमारा जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में रिलेशन है कि न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्बडा, है ना। तो न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, और जो लैम्बडा है वो क्या है? लैम्बडा क्या है? हमारा इंसिडेंट वेवलेंथ है। वैसे न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? सी बाय लैम्बडा नॉट। सी यहाँ पे वही स्पीड ऑफ लाइट, हमारा जो लैम्बडा है वो क्या होगा? क्या होगा? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इसको हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं, है ना। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा माइनस सी बाय लैम्बडा नॉट। होगा या नहीं? होगा। उसके बाद एम बी स्क्वायर की जगह पे, हाफ एम बी स्क्वायर की जगह पे ई वी नॉट इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्बडा माइनस सी बाय लैम्बडा नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ई वी नॉट इक्वल्स टू एच एच सी इंटू 1 बाय लैम्बडा माइनस 1 बाय लैम्बडा नॉट ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया।
फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, इसको बस समझ लेना है और अच्छे से समझ के उसको थोड़ा याद रखना है, रटने की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि एक चीज पता चल गया तो वहां से हम बाकी सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे और एक तो चीज जानने वाला चीज ये है कि हमारा जो न्यू है वो लामड़ा के साथ क्या कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो जिसका म्यू ज्यादा उसका लामड़ा क्या है, म्यू अगर ज्यादा है तो लामड़ा कम होगा। तो जो हमारा इंसिडेंट रेडिएशन होता है उसका म्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो कम होगा, है ना। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है और ये जो फॉर्मूला था ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो तीन फॉर्मूला है ये तीनों इम्पोर्टेंट है, इसको हम एक जगह पे लिख देते। क्या क्या है, पहले फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, है ना। उसके बाद हाफ एम बी स्क्वायर वी मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। उसके बाद हमारा जो तीसरा फॉर्मूला है क्या है, ई वी नॉट और ई वी एस इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। और क्या है, ई वी नॉट इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ये भी एक फॉर्मूला है। और क्या है, ई वी नॉट इक्वल्स टू एस सी 1 बाय लामड़ा माइनस 1 बाय लामड़ा नॉट। होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रेडिएशन होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ज्यादा होता है, और लामड़ा क्या होता है, कम होता है। तो किसी भी मेटल से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकालने के लिए हमको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना पड़ेगा और वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा, है ना। तब जाके वहां पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से बाहर निकल पाएगा। तो इसको हम अगर अच्छे से देखें, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इसको हम अगर अच्छे से देखें तो इसमें देखो, अगर न्यू अगर ये जो न्यू जो है ये छोटा होता है म्यू नॉट से, ये जो म्यू है वो म्यू नॉट से छोटा होता है, तो क्या होगा, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर जो हमारा म्यू है वो म्यू नॉट से ज्यादा होता है तो क्या होगा, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को हमारा मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमारा जो म्यू है वो थ्रेस म्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए, और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, और हमारा जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना चाहिए, है ना। उसके बाद तो यहां से क्या पता चलता है, देखो यहां से क्या पता चलता है, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू एस न्यू माइनस न्यू नॉट, है ना। तो यहाँ पे क्या, एस तो कांस्टेंट है ना, और यहाँ पे हमारा म्यू नॉट भी कांस्टेंट है, म्यू नॉट भी कांस्टेंट है और एच भी कांस्टेंट है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये किसके साथ प्रोपोर्शनल है, म्यू के साथ प्रोपोर्शनल है। हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो म्यू के साथ प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पे एच भी और म्यू नॉट वो भी कांस्टेंट है, तो किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, म्यू के साथ प्रोपोर्शनल, है ना। और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, है ना। तो
अभी के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका हो सकता है तो न्यूमेरिकल और कंटेंट स्केचिंग को करेंगे।